किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बांदा जिला। बांदा वो स्थान है जो अभी तक अपने सूखे के कारण, किसानों के संकट के कारण बदनाम रहा है। इसी बांदा इलाके में एक गांव है बड़ोखर खुर्द। इस गांव में खेती की नई नई विधाओं पर बात हो रही है, नए नए तरीक़ों पर बात हो रही है। हमने बहुत सारी खेती की पद्धतियों के बारे में सुना होगा। इसमें मिक्स्ड फार्मिंग है, जिसे हम मिश्रित खेती कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी नाम दिया जा रहा है। बहुत हद तक चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती की भी। यहाँ आने पर हमें पता लगा कि एक आवर्तनशील खेती भी है जो अपने आप में सततता की बात करती है, सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। और ये एक ऐसी खेती की पद्धति है जिस पर यहाँ के प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह जी बहुत लंबे समय से, लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया है जिस पर वह काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये आवर्तनशील खेती क्या है और इसके पद्धति के तरीके क्या हैं जिससे कि किसान अपनी आय को बढ़ा सके, समृद्ध हो सके। प्रेम सिंह जी, किसान तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम जब पहली बार यहाँ आए और देखा कि आपने एक नई खेती की पद्धति की बात की, आवर्तनशील खेती जिसका नाम है, वो है क्या आखिरकार, उसका क्या परिचय है खेती का? देखिए, आवर्तनशील खेती के 3 आधार बिंदु हैं। एक संतुलन, दूसरी आवर्तनशीलता और तीसरा न्याय। तो संतुलन माने जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, ऊर्जा संतुलन और उर्वरता संतुलन। तो ये संतुलन बनेगा कैसे? तो जब हम अपने खेत को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करेंगे। जैसे जल संतुलन के लिए जितना खेत में पानी चाहिए उसके अनुपात में हमारे पास तालाब हो। जैसे वायु और ताप संतुलन के लिए जितना हमारा खेत है उसके 1/3 हिस्से में हमारे पास बाग की खेती हो, फलों की खेती हो, तब हम लगातार वायु और ताप संतुलन में भागीदारी कर सकते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है उसमें उर्वरता संतुलन के लिए जितने हमारे खेत में उत्पादन ले रहे हैं उस उत्पादन की अनुपात में हमारे पास पशु होने चाहिए और विभिन्न प्रकार के पशु होने चाहिए, क्योंकि एक प्रकार के पशु में से काम चलने वाला नहीं है। तो जैसे मिनरल अधिक चाहिए तो बकरी होनी चाहिए, कैल्शियम फास्फोरस चाहिए तो मुर्गी और बतख चाहिए, यदि माइक्रोस चाहिए तो गाय चाहिए, कार्बन चाहिए तो अन्य पशु चाहिए। और उन सबको मिक्स करके और बाग की इन पत्तियों के साथ मिक्स कर लिया जाए तो फिर वो जाके एक संपूर्ण पौष्टिक आहार बन जाता है हमारे खेत का, और जितना उत्पादन लेते हैं उस उत्पादन को मेंटेन रखेगा। और 5वां संतुलन है उसके लिए, ऊर्जा के लिए। तो जैसे हम बायोगैस लगा सकते हैं, सोलर से अभी सरकार बहुत मदद कर रही है और इन सब कामों में हमारी सरकार मदद कर रही है। ये एक सौभाग्य की बात है। तालाब खोदने में भी मदद कर रही है, सोलर पंप में भी मदद कर रही है, बायोगैस में भी मदद कर रही है। तो ये संतुलन वाला पार्ट है। आवर्तनशील खेती का दूसरा अंग है आवर्तनशीलता, जिसको चाक्रिकता भी कह सकते हैं, साइक्लिसिटी भी कह सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा शब्द आवर्तनशीलता है। माने जैसा हमारे पुरखों ने इस धरती को सजाया दिया है, भूमि को उपजाऊ बनाने की विधि, बीजों को सुरक्षित रखने की विधि, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की विधि, और उसका ज्ञान, किस बीज को कैसे खाना है, किस फल को कैसे खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, इस सब के ज्ञान सहित हम अपनी पीढ़ी तक पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बनेगी। और तीसरा है न्याय। न्याय का मतलब है कि अब पूरे संसार का पैसा मेरे पास हो जाए तो इससे धरती नहीं चलेगी। तो हम कैसे उपकार पूर्वक जिएँ, और उपकार पूर्वक जीना और आवर्तनशीलता को बनाए रखने हुआ और अपने खेत को 1/3 हिस्से में बागवानी करना, 1/3 हिस्से में पशुपालन और चारागाह का प्रबंधन करना, और तीसरे 1/3 हिस्से पे अपने लिए जितनी दालें, अनाज, तिलहन, सब्जियां, जो कुछ भी अपने पेट खेत के लिए माने अपने किचन के लिए पैदा करना, और जो हमसे बचे उसको प्रोसेस करना। ये चौथा स्टेप है आवर्तनशील खेती का। जो बचे माने जैसे ही हम बाज़ार के लिए खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में लालच आएगा और हमारी जेब कटेगी। तो बाज़ार को न बोते समय याद रखना है, न काटते समय याद रखना है, अपने परिवार को याद रखना है, उसके लिए उत्पादन करना है, जो बचे उसको मूल्यवर्धित करना है, और फिर इसके बाद सीधे उपभोक्ता को तक पहुंचाने की कोशिश करना है, या उपभोक्ता को अपने पास बुलाने की कोशिश करना है। जो उससे आए अपने पड़ोस में अपने से कमज़ोर लोगों के साथ में कुछ हिस्सा हरदम लगाते रहने के, इन 5 स्टेप को हम आवर्तनशील खेती कहते हैं।
जैसा कि आपने कहा कि ये अपने आप में एक ऐसी विधि है जिसमें खेतों का भी या आपका जो ज़मीन का रकबा है जिस पर आप खेती करते हैं उसमें भी एक संतुलित विभाजन हो। जी। आपने इसके 3 हिस्से की बात कही। अगर हम इस फार्म की बात करें जिस पर आप पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं, आपने किस तरह से इसको डिवाइड किया है जिसमें वन बाग भी हैं, पशुपालन भी? देखिए, पहले तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, ये करते करते आइडिया आया। आपको पता ही है कि पहले हम भी केमिकल फार्मिंग करते थे। 2-3 साल में हमें पता चल गया कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, हम या तो खेती छोड़ेंगे या तो फिर खेती हमें छोड़ देगी। तो हम धीरे धीरे तमाम विकल्पों में काम करते करते अब जब हमारे पास पैसा भी खूब आने लगा, लोग भी खूब आने लगे और सब कुछ, माने 10 लोगों को हम इस छोटे 5 एकड़ खेत में 10 लोगों को साल भर का रोज़गार देने में सक्षम हो गए। और तो एकदम से आकर्षण बन गया। तो हम ही स्वयं उसका मूल्यांकन किए, तो तब हम जान पाए कि अच्छा ये संतुलन बन गया है। संतुलन बन जाने से ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, माने किसान भी सुखी हो रहा है, पौष्टिक आहार सबको समाज को मिल रहा है, पर्यावरण में संतुलन में भी हमारी भागीदारी हो रही है, देश की उन्नति में भी हमारी भागीदारी हो रही है, खाद्यान्न सुरक्षा में हमारी मदद है ना। हम अब जैसे इस बाग में अकेले हम 300-250 कुंतल आम उगाते हैं तो सब थोड़ी खा लेंगे। खाद्यान्न सुरक्षा में भी हमारा योगदान है। हमारे पास 30-35 बकरियाँ हैं, हमारे पास 20-25 गाय भैंसे हैं। तो इन सब में जो दूध का उत्पादन हो रहा है, गोबर तो हमारे खेत में आ रहा है, लेकिन दूध का उत्पादन हो रहा है, उसमें सब में योगदान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये विन 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 कंडीशन है और इसमें किसान भी समृद्ध होता है, प्रकृति भी समृद्ध होती है, देश भी समृद्ध होता है, सरकार को आय भी मिलती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो पलायन रुकता है। जी। तो ये तो हुआ वो प्रयोग जो आपने किया और जो सफल रहा। जी। दूसरे लोग इसको कैसे फॉलो करें, उसके लिए एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, एक ऐसा जिसको हम कहें मानक बनाने पड़ेंगे जिन्हें लोग अपना सकें। जैसे कि आपने कहा 1/3 हिस्से पर ये हो, 1/3, वो जो एक सूत्र है जिसको हम सिद्धांत के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें, वो निकल कर क्या सूत्र है? उसमें खेती के 6 सिद्धांत निकल के आए, तो उसमें और ऑटोमेटिक आने लगे लोग। इसको देखिए, किसी को हमने बुलाया नहीं है, लेकिन अभी तक 23-24 देशों के लोग यहाँ आ चुके। अभी आज से ही हमारी एक माने कल से राष्ट्रीय स्तर की बैठक ओफाई की चल रही है। ओफाई ने इस आवर्तनशील खेती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के मानकों में भी ले लिया है, तो ऑटोमेटिक भी हो रहा है। लेकिन आप जो सूत्र पूछ रहे हैं उसके 6 सूत्र निकले। खेत आत्मनिर्भर हो, माने जितना खेत में हमारी लागतें लगती हैं वो खेत से ही आए, हमारे घर में जो लगने वाली चीज़ें हैं वो भी खेत से आएँ, तो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत निकला संतुलन का सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया कि सारे संतुलनों को पूरा करें। हमारी जिम्मेदारी है कि इस संतुलन को मेंटेन रखें, नहीं तो अगली पीढ़ी के लिए हम क्या जवाब देंगे। और तीसरा सिद्धांत है उर्वरता का सिद्धांत, वो भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम 1 एकड़ खेत से 100 कुंटल लेते हैं, तो 150 कुंतल खाद दें। उसमें 150 कुंतल खाद देने के लिए हमें पशु पालने पड़ेंगे, तो उर्वरता भी हमारी संतुलित रहेगी। 6वां सिद्धांत निकला उसका अधिकतम लोगों के रोजगार देने का सिद्धांत, माने वह सफल खेत है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो। तो जैसे हम पशुपालन करते हैं तो उसमें भी आदमी चाहिए, बकरी के लिए चाहिए, मुर्गी के लिए चाहिए, गाय भैंस के लिए भी चाहिए। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग लगाते हैं तो 5-6 लोग उसमें लगते हैं, मार्केटिंग में भी लगते हैं, और इन सबको खाना खिलाने के लिए लोग चाहिए तो उसमें लगते हैं। तो 8-10 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, इसी से वो आता है। तो अधिकतम रोजगार का सिद्धांत। 5वां सिद्धांत है पौष्टिकता का सिद्धांत। हम बीज ज़्यादा उत्पादन के लालच में पड़ के इसकी पौष्टिकता विहीन बीजों का यूज न करने लगें, तो उसको भी मेंटेन करना है। और 6वां सिद्धांत है किसान को समृद्धि देने वाला हो। अभी तक की जितनी खेती हैं, किसान ही कहने के लिए केमिकल फार्मिंग में उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसान कर्ज में लदा है, तो उत्पादन कहाँ चला गया? तो ये एक तो माहौल हो गया ना ये। तो माने किसान भी समृद्ध हो, तो किसान की 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। कुछ दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मिड टर्म आवश्यकताएं होती हैं, और कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिससे उसका मनोवैज्ञानिक तृप्ति हो कि मैं इस धरती में आया तो मैंने कुछ किया। तो बाग लगाना अपने आप में एक अमरत्व का वो देता है कि वो मर जाने के बाद भी प्रेम सिंह का बगीचा लगेगा ही है। तालाब बनाने पर लोग मरने के बाद भी फलाने का तालाब कहेंगे, तो यह एहसास देता है। दूसरा जो मिड टर्म है, माने जैसे कोई 20-22 साल का नवयुवक खेती शुरू करता है तो 45-50 का होगा तो उसके बच्चों की शादी होगी, तो उसको 20-50 लाख रुपए चाहिए। तो
वो डिज़ाइन बनाए वो, तो उस डिज़ाइन बनाए और उसकी हम ट्रेनिंग का पूरा कोर्स हो गया है, उसी के लिए लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आवर्तनशील खेती की जो एक परिकल्पना है, कंसेप्ट है, इसमें हम मनुष्यों का, किसानों के रूप में जो महत्व है, वही महत्व इन पशुओं का भी है। यानी पशुपालन एक इसका बड़ा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हर तरह के पशु पक्षी, जिनमें मुर्गा मुर्गी भी, बकरी भी, गाय भैंस भी, हम अभी तक मान के चल रहे थे कि सिर्फ गौ पालन, इससे आगे जाकर आवर्तनशील खेती कुछ कह रही है, वो क्या संदेश है पशुपालन के लिए? देखिए, इस धरती के विकास क्रम को यदि हम ध्यान से देखें तो धरती में जब जलवायु और ताप संतुलन हुआ, उसके बाद सबसे पहले पेड़ पौधे आए। जब पेड़ पौधे आए तो कार्बन, जो वातावरण के कार्बन को का फोटोसिंथेसिस से पीकर ज़मीन और पानी के अंदर किया उसको। दूसरा काम, जब ऑक्सीजन मेंटेन हुआ तब ये पशु पक्षी आए। तो पशु आने के बाद इस धरती में क्या जो उत्पादकता ही मेंटेन होने के लिए आई, इसी वजह से बहुत सारे प्रकार के पशु आए। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ खाती हैं, और इन वनस्पतियों को ध्यान से देखें तो हर वनस्पति ज़मीन के अंदर से कोई एक विशेष प्रकार का मिनरल निकालती है बाहर, पत्ती के रूप में इस मिनरल ये खाती हैं और इनके बीट के रूप में फिर से आ जाता है। तो ये पूरा साइकिल यदि अब हम मनुष्यों का काम है उस बीट को खेत तक पहुंचा दें। तो ये बनी ही इसलिए हैं सारे पशु पक्षी सब प्रकार के। तो जितने पक्षी हैं वो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होता है, जितनी बकरियां हैं उनमें मिनरल बहुत होता है, जितने गाय हैं उसमें माइक्रोब्स माने जीवंत करने की क्षमता होती है, बाकी पशुओं में जैसे भैंस है, बाकी पशुओं इसमें कार्बन अधिक होता है। और हम खेत की उर्वरता में हमें सबकी ज़रूरत है, तो इसलिए एक निश्चित अनुपात में बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, हमें जैसे मेरा 1 एकड़ का खेत है तो उसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने खाद की ज़रूरत है, माने कितने कंपोस्ट की ज़रूरत है। जितने कंपोस्ट की ज़रूरत है उस अनुपात में हम कितने पशु देंगे हम निकाल सकते हैं उसको। तो आवर्तनशील खेती में इसको हम पूरा करते थे। इसका क्या कोई एक सेट फार्मूला होता है कि बिल्कुल 1 एकड़ में हमें इतने खाद की जरूरत है तो हम इतने पशु पक्षी? जी, जितना उत्पादन है उसके अनुसार से वही फार्मूला है आवर्तनशील खेती में। जैसे 1 एकड़ में मान लीजिए हम गेहूँ लेते हैं मान लीजिए और धान लेते हैं, तो कितना गेहूँ और धान ले लेंगे हम? 7 कुंटल 12 कुंटल दोनों बार मिला के 25 कुंटल मान लीजिए। तो अब 25 कुंटल हमने कुछ ठोस चीज़ ली है उससे, और 25 कुंटल दाना लेते हैं, 25 कुंटल उसका है भी है, हस्क भी है, तो 50 कुंटल वी हैव टेकन समथिंग सॉलिड। और वो सॉलिड क्या है? गोबर से चला जाएगा। अब 50 कुंटल गोबर किस में आएगा? अब एक गाय का भी अगर निकालते हैं और उसका 10 किलो प्रतिदिन गोबर के हिसाब से रखें तो साल भर में 36 कुंटल हो जाता है एक गाय से अकेले, और 50 कुंटल हमें चाहिए, तो एक गाय पर्याप्त है। 1 एकड़ हम अगर खेत पर करते हैं तो एक गाय पर्याप्त है, एक गाय पर्याप्त है। उसी में 4-5 बकरी हो गई, कुछ मुर्गियां हो गई, 10, 20, 25, 50 मुर्गियां हो गई, तो आय का स्रोत भी बढ़ता है। केवल उत्पादकता नहीं बढ़ती, आमदनी के स्रोत भी ये बढ़ाएं। ये केवल खाद नहीं दे रहे हैं। जैसे बकरी का मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, तो खाद भी पूरी हो जाएगी। बकरी का अनुभव ये है, हमने अगस्त में एक बकरा और 4 बकरियों से शुरू किया। दूसरे साल के अगस्त में हमारे पास 20 थी। तीसरे साल के अगस्त आते आते हम 40वें संख्या में पहुंच गए थे। इतनी तेज़ी से कैसे विस्तार हो सकता किसी और चीज़ का? ये बढ़ता हुआ धन है हमारा। इसी तरह मुर्गियों में, उसमें 50 मुर्गियों से प्रतिदिन हमें 400 से 500 रुपए का केवल अंडा निकल सकता है। तो आमदनी के स्रोत चारों तरफ से जब बनेंगे तभी किसान सर्वाइव करेगा। अकेले वो गेहूं लेगा तो उसमें लागत भी बहुत लगेगी, ये खाद भी बाहर से आएगी, और इसी तरह से इन सारे संतुलनों को पूरा कर देता है, तो अपने आप उसमें आ जाता है। उसमें आदमी भी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 1 एकड़ में मैंने 1 हेक्टेयर का निकाला हुआ है, 4 से 5 लाख रुपए आराम से आता है, इससे अधिक है। 1 हेक्टेयर में 4 से 5 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट। खाना फ्री अपना, उस खेत में काम करने वाले लोगों का खाना फ्री, दूध घी सहित पूरा फ्री। उसके बाद से उसके बाद से भी 4 से 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। और अगर हम लागत की बात करें, जैसे बाग में क्या लागत होगी? 10 साल का धैर्य और शुरुआत में एक बार गड्ढा खुदाना, फिर इसके बाद लागत शून्य हो जाता है। पशुपालन में क्या लागत होगी? जो हमारा चारा भूसा आता है उसी का एक हिस्सा प्रकृति ने दिया है ना, कि दाना मनुष्य का,
बीच वाला हिस्सा पशुओं का, ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा ज़मीन का। तो वहीं से आके हमें इनको दे देना है, इनके गोबर को फिर से खेत में दे देना है। तो लागत लगभग शून्य है इनकी, कोई विशेष लागत नहीं है। कुछ दाना लेते हैं, कुछ ये लेते हैं। हमें मुझे लगता है हमारे 40 उसमें 5 कुंटल दाना भी नहीं ख़त्म कर पाते हैं। ये ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। इनको विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ चाहिए दरअसल। इसी तरह गायों में है, तो गाय जितना देती है, जैसे मान लीजिए एक गाय है या 2 गाय का हम जोड़ा बना लेते हैं ताकि हमें पूरे साल भर दूध मिल जाए। तो 2 गाय से यदि कम से कम दूध देना, माने 3 लीटर दूध भी देने वाली गाय है एक बार में, तो भी 1200 लीटर प्रति वर्ष दूध देती है वो एक लैक्टेशन पीरियड में। और 1200 का 1000 लीटर भी मान लीजिए तो भी आपके पास कम से कम एक मन माने 40 किलो के आसपास घी निकलेगा। 1500 रुपये में हमारा यहाँ से घी बिकता है। एक गाय एक साल में 75,000 80,000 का घी दे देती है। मट्ठा सब लोग पीते हैं, खाते हैं, खेतों के लिए माने लिक्विड मैन्योर बनाने के लिए भी काम आता है वो। तो इस तरह से ये कुछ दे के नहीं जाते हैं, पशु बहुत देते हैं। अभी भी जितने किसान आप देखेंगे जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनके यही संतुलन कहीं ना कहीं से बना हुआ है, तो किसानी चल रही है जी। अब हम बात करेंगे कि किसान आखिरकार इस खेती को, यानी जो पद्धति है, जैसे कि आपने कहा कि ये धैर्य रखने वाली पद्धति है जिसमें किसान को धैर्य के साथ काम करना होगा, इसका प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग किसानों तक ये बात कैसे पहुँचे कि वो व्यवहारिक तौर पर इस खेती को माने और उसको लागू करें अपने जीवन में? हम अपने यहाँ 4 दिन का एक प्रशिक्षण करते हैं, उसका नाम दिए हैं आवर्तनशील खेती एवं फार्म डिजाइनिंग। तो ये पिछले 2011 से हम लगातार दे रहे हैं। हज़ारों लोग इसको ले हैं, हज़ारों इस तरह के फार्म हाउस बन रहे हैं। सब जगह आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। आज से भी हमारी एक ट्रेनिंग शुरू हो रही है, इसमें पूरे देश के 7 प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। तो 4 दिन का कोर्स है जिसमें इन सारी चीज़ों की चर्चा करती है खूब। और सबसे बड़ी बात है कि अब नवयुवक आकर्षित हो रहे हैं। पुराने किसान हमारे पास एक भी नहीं आ रहा है, सब नए युवक, कोई नौकरी छोड़ के आ रहा है, कोई उद्योग धंधे छोड़ के आ रहा है, और कोई पैशन से आ रहा है। तमाम किसानों के लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे आदमी नहीं आ रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, और ये सब बच्चे आ रहे हैं। जी, यहाँ ट्रेनिंग की जब बात होती है तो सिर्फ यहाँ हमारे देश के या अपने राज्यों की नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं। उन तक ये बात कैसे पहुंचती है कि भारत जैसे एक देश में, जहां एक ऐसा इलाका है जिसको कि हम बहुत ही परेशानियों भरा मानते हैं, वहां इस तरह की एक खेती की बात हो रही है और वो यहाँ खिंचे चले आते हैं? जी देखिए, परेशानियों वाला देश हमारा नहीं, हमारा देश तो समाधान वाला है। परेशानी उस लेवल में है जिस लेवल में नीतियाँ हैं और ये सब कुछ है। हम लोग हरदम समाधान में रहते हैं, और पूरी दुनिया में वास्तविक ख्याति समाधान खोजने के लिए हमारे देश में आते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, वो भी जैसे हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार का चश्मा लगाकर लोग देखते हैं, वैसे वहाँ भी देखते होंगे, लेकिन कुछ चश्मा उतरे हुए भी लोग हैं, वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अगर हम इस खेती के भविष्य की बात करें कि आप पिछले 30-35 साल से इसमें काम कर रहे हैं, आपको इसका क्या भविष्य नज़र आता है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि खेती किसानी को इस समय माना जा रहा था कि संकट के दौर से गुजर रही है, किसान बहुत परेशान है। इन परेशानियों से उसको इस विधि से कैसे निजात मिलेगा और इसका भविष्य क्या होगा? मेरे ख्याल से तो इसी विधि से निजात मिलेगा, क्योंकि जैसे 1/3 खेत में बाग लगाते हैं, तो एक खेत में, और मान लीजिए पूरे गांव ने लगा लिया तो पूरे गांव का 1/3 हो गया, वही एक ज़िले का 1/3 बनेगा, वही एक प्रदेश का 1/3 बनेगा, वही एक देश का 1/3 बनेगा, वही एक विश्व का 1/3 बनेगा। तो सस्टेनेबिलिटी का यही एक सूत्र है। अभी जो आवारा पशुओं की समस्या है, मान लीजिए हर काश्तकार अपने यहाँ थोड़े चारागाह है और उसके प्रबंधन कर लेता है, तो उसके लिए व्यवस्था बन जाएगी, तो यही आवारा पशुओं का एक समाधान बन जाएगा। तो सारे कंपोनेंट अगर आप कल्पना करेंगे तो पूरे विश्व में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए पौष्टिक आहार, खाद्यान्न सुरक्षा, पर्यावरण का संतुलन और किसान की समृद्धि, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भविष्य की खेती भर नहीं, भविष्य का, इसी से भविष्य सुरक्षित है पूरी दुनिया का। एक और सवाल, जिसे हम कहें आखिरी सवाल, जिस तरह से देश विदेश के लोग इस आवर्तनशील खेती को समझने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उसको अपना भी रहे हैं, अपने खेतों में उसको लागू कर रहे हैं, क्या हमारे देश की सरकार और उन सरकारों में बैठे हुए लोगों को इस आवर्तनशील खेती का जो कंसेप्ट है वह समझ में आ रहा है? उन तक इसकी बात पहुँच भी पा रही है या नहीं?
हम अपनी पूरी ताकत से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ भी रही है और हमारे पास, हम अगर 30 वर्षों से टिके हैं तो कहीं ना कहीं से हमें भी इस बात के लिए राहत होगी। अब उसको पूर्ण रूप से कैसे स्वीकारना है ये उनकी बात है, और ये बात एक चेतना स्तर से कम के व्यक्ति को समझ में भी नहीं आती है। तो जब ऐसी चेतना स्तर के व्यक्ति वहाँ पहुँचेंगे उनको ये समझ में आएगी, वो इसको राष्ट्रीय खेती के रूप में ले लेंगे। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो किसानी के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारे देश में कभी कोई ये देखने नहीं आते थे जिसको ये विकास कह रहे हैं। हमारे देश में यही गांव देखने आते थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे देखने आते थे, और पूरे विश्व की उसमें हमारी 22 से 27% वर्ल्ड जीडीपी में हमारी भागीदारी थी। वो कब था? जब हम गांव थे। वो कब था? जब हर घर में उद्योग था। वो कब था? जब हर गांव में तालाब थे। वो कब था? जब हर गांव में वन बाग थे। वो कब था? जब हंसता हुआ किसान था। जी, प्रेम सिंह जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जब किसान हंसता हुआ था तब इस देश में खेती ही नहीं, खेती बाड़ी थी। खेती के साथ तालाब थे, पशु पक्षी थे, सभी जीव जंतुओं के साथ मिलकर ये खेती की जा रही थी। आज फिर से उसी खेती की बात इसी बांदा के बड़ोकर खुर्द गांव से कही जा रही है। संदेश बहुत स्पष्ट है, लोगों तक इसकी बात पहुंच भी रही है, और आने वाला समय शायद इसका गवाह होगा जब किसान इस दौर से निकलेंगे जिसे परेशानियों भरा दौर कहा जा रहा है। बांदा से किसान तक के लिए निर्मल यादव।